हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 करवाने जा रहा हूं। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप को समझा, पार्टनरशिप और ज्वाइंट इन द फैमिली को समझा। आज के लेक्चर में हम लोग पार्टनरशिप को और डिटेल में समझेंगे। बहुत जल्द मैं अपना टेलीग्राम चैनल क्लास 11th के लिए लॉन्च करने जा रहा हूं। उसके अंदर आपको सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, सारे एमसीक्यू मिलेंगे और बोर्ड के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन आपको उस टेलीग्राम चैनल पर टाइम टाइम पर अपडेट कर दी जाएगी। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। नाउ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पार्टनर। देखिए, अगर मैं टाइप्स ऑफ पार्टनर की बात करता हूं तो ये टोटल 6 होते हैं। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। यहां पर ये जो आपके सामने स्टेम चार्ट है, ये चार्ट लर्निंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नाउ द फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर। रमेश इन्वेस्ट 5 लाख इन अ पार्टनरशिप फर्म। रमेश एक पार्टनर है जिसने टोटल 5 लाख रुपए लगाए हैं। मैनेजेस डेली ऑपरेशन, और वो बिजनेस के रोज के ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा है। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर कर रहा है। और रिस्पॉन्सिबल है जितना भी उन्होंने डेप्ट ले रखा है, कर्जा ले रखा है, उसको पे करने के लिए। एन एक्टिव पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट मनी, मैनेजेस द फर्म। एक एक्टिव पार्टनर हमेशा अपना पैसा कंट्रीब्यूट करता है और फर्म के कामों को मैनेज भी करता है। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, और इस एक्टिव पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर होता है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेप्ट इवन यूजिंग पर्सनल एसेट्स। और अगर बिजनेस के अंदर कोई भी लोन लिया गया और बिजनेस एसेट्स सफिशिएंट नहीं है उस लोन को रीपे करने में, तो ये जो एक्टिव पार्टनर होता है अपने पर्सनल एसेट्स का यूज करेगा बिजनेस के लॉसेस को पूरा करने के लिए, जिसको हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। दीज पार्टनर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द बिजनेस। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्टिव पार्टनर होते हैं ये बिजनेस में 100% इन्वॉल्व होते हैं। Sleeping and dormant partner. A sleeping partner contribute money and share profit and loss but does not participate in daily business activity. Sleeping partner जो होते हैं ये पैसा तो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इनका शेयर होता है, लेकिन ये डेली बिजनेस एक्टिविटी मतलब बिजनेस के मैनेजमेंट में इनका कोई भी रोल नहीं होता है। हाउएवर स्टिल दे आर अनलिमिटेड लायबिलिटी। हालांकि इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी तक है। अगर बिजनेस में लॉस होगा तो ये भी अपनी पर्सनल एसेट्स का यूज करेंगे बिजनेस के लॉसेस को पूरा करने में। सीता इन्वेस्ट 3 लाख इन द फर्म बट डज नॉट मैनेज इट्स ऑपरेशन। सीता ने 3 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करे, लेकिन बिजनेस के मैनेजमेंट में इसका कोई भी रोल नहीं है। शी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट। सीक्रेट पार्टनर। अ सीक्रेट पार्टनर्स एसोसिएट विद द फर्म इज अननोन टू द पब्लिक। सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो पब्लिक के लिए अननोन होता है, मतलब फर्म में तो वो पार्टनर है लेकिन पब्लिक नहीं जानती कि ये व्यक्ति फर्म में पार्टनर है। दे कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, ये पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। मैनेज द फर्म, फर्म को भी मैनेज करते हैं। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी लाइक अदर्स। फॉर एग्जांपल, राज इज ए सीक्रेट पार्टनर इन फर्म, कि जो राज है वो फर्म में एक सीक्रेट पार्टनर है। ही इन्वेस्ट मनी, राज ने पैसा इन्वेस्ट किया है, बिजनेस को भी मैनेज कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका शेयर है। बट द पब्लिक डज नॉट नो ही इज अ पार्टनर, लेकिन पब्लिक नहीं जानती कि पार्टनरशिप फर्म में राज भी एक पार्टनर है। इफ द फर्म ओन्स डेब्ट, राज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट। अगर फर्म के ऊपर ड्यूज हो जाते हैं और फर्म उस पैसे को नहीं पे कर पाती, तो यहां पर राज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पैसे को पे करने की। नॉमिनल पार्टनर। अ नॉमिनल पार्टनर अलाउज द यूज ऑफ देयर नेम बाय द फर्म बट डज नॉट इन्वेस्ट मनी। जितने भी नॉमिनल पार्टनर होते हैं ये अपना नाम फर्म को बोलते हैं एज ए पार्टनर यूज करने के लिए, लेकिन ये पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते। मैनेजेस द फर्म, ये फर्म को मैनेज करते हैं। एंड डू नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, बट प्रॉफिट एंड लॉस में इनका कोई भी शेयर नहीं होता। दे आर लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द फर्म डेप्ट। अगर थर्ड पार्टी का कोई भी डेप्ट होता है फर्म के ऊपर और फर्म लॉस में होती है, तो इस लॉस को पूरा करने की और डेप्ट को देने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस नॉमिनल पार्टनर की रहती है। पार्टनर बाय एस्टोपल। देखिए, एक फ्रेंड है सीमा, वो अपनी फ्रेंड रानी के साथ गई एक मीटिंग में। रानी हालांकि बिजनेस में कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी के सामने रानी ने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करा कि जैसे वो सीमा की पार्टनर है। अब रानी और सीमा को एज ए पार्टनर मानते हुए थर्ड पार्टी ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। यहां पर रानी को एक पार्टनर एज्यूम किया गया है थर्ड पार्टी की वजह से, तो यहां पर हम कहेंगे पार्टनर बाय एस्टोपल, क्योंकि रानी का जो बिहेवियर है वो ऐसा था कि जो अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट कर रहा था। अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ पार्टनर
इफ देयर एक्शन और बिहेवियर मेक अदर बिलीव दे आर एज ए पार्टनर। यहां पर अगर किसी व्यक्ति का बिहेवियर इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है कि थर्ड पार्टी उसे पार्टनर मानती है, इस टाइप के पार्टनर्स को हम लोग पार्टनर बाय एस्ट्रुपल कहते हैं। दे आर लायबल फॉर द फर्म डेब्ट। अब ये जो पार्टनर होते हैं एस्ट्रुपल, ये फर्म के डेब्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इवन देन वो अपना पैसा तो बिल्कुल भी फर्म में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये तो बिहेवियर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम पार्टनर हैं, पैसा तो बिल्कुल नहीं लगाया, लेकिन फिर भी फर्म के लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इफ राहुल इज मिस्टेकनली introduced as a partner in a firm, he does not correct this, he will be responsible for any debt। यहां पर एक व्यक्ति राहुल को बाय मिस्टेक पार्टनर बताया गया थर्ड पार्टी के सामने, और राहुल इस चीज को डिनाई भी नहीं कर रहा है, तो यहां पर राहुल जो है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट माना जाएगा। अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज समवन हु अलाउज देमसेल्फ टू बी प्रेजेंटेड एज ए पार्टनर। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट वो होते हैं जो अपने आप को अलाउ करते हैं अब पार्टनर रिप्रेजेंट करने के लिए, इवन दो दे आर नॉट, हालांकि वो पार्टनर बिल्कुल भी नहीं होते। इफ क्रेडिटर एक्सटेंड क्रेडिट टू द फर्म बेस्ड ऑन देयर रिप्रेजेंटेशन, द पर्सन इज लायबल फॉर द फर्म डेब्ट। अब यहां पर राहुल ने जब अपने आप को डिनाई किया ही नहीं कि मैं पार्टनर नहीं हूं, और फर्म को कोई भी लॉस होता है, तो राहुल उस लॉस को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। देखिएगा, हमारा अभी टॉपिक था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, अब टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप हमारी दो कैटेगरी में होती है, एक ड्यूरेशन के बेस पर होती है और एक लायबिलिटी के बेस पर। ड्यूरेशन के अंदर भी दो इंटरनल डिवीजन है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और लायबिलिटी के हिसाब से दो हैं, जर्नल और लिमिटेड। पार्टनरशिप एट विल। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर विदाउट सेटिंग एन एंड डेट। यहां पर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उनका कोई एंड डेट नहीं कि जब तक बिजनेस चलेगा चलाएंगे, जब तक आपस में बॉन्ड रहेगा इस बिजनेस को हम कंटिन्यू करेंगे। दे कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर अंटिल वन ऑफ देम डिसाइड टू लीव। और ये बिजनेस तब तक चलता है जब तक कि कोई डिसाइड नहीं करता उसे छोड़ने के लिए, चाहे 5 साल चले या 10 साल चले। दिस पार्टनरशिप कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज पार्टनर विश। ये जो पार्टनरशिप एट विल होती है तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक पार्टनर्स चाहते हैं, एंड कैन बी टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव्स अ नोटिस टू विड्रॉ। और ये तब टर्मिनेट हो जाती है जब कोई भी पार्टनर फर्म से अपना हिस्सा ले लेता है और अपने आप को फर्म से अलग कर देता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, दिस पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। देखिएगा, बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के थ्रू तो नहीं हो सकते, उसके लिए पार्टनर्स की जो जरूरत होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट मिला, रॉ मटेरियल एक व्यक्ति दे रहा है, लेबर एक व्यक्ति दे रहा है, तो यहां पर दोनों लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई, और जैसे ही वो फ्लाईओवर पूरा होगा पार्टनरशिप इनकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इट एंड्स व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। और जब कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है कंप्लीट हो जाता है तब ये पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। टू बिल्डर्स फॉर्म अ पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। दो बिल्डर्स के पास कॉन्ट्रैक्ट आया एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। द पार्टनरशिप एंड वंस द बिल्डिंग इज कंप्लीटेड। पार्टनरशिप बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएगी जब वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। नाउ द नंबर वन इज जनरल पार्टनरशिप। देखिएगा, ये हमारे दो पार्टनर हैं, ये दोनों के दोनों पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड है, और अगर किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो ये पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। इन दिस टाइप ऑल पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसके अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब अगर बिजनेस के एसेट सफिशिएंट नहीं है तो बिजनेस के लॉसेस को पूरा करने के लिए वो पर्सनल एसेट्स का यूज करेंगे। मीनिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्म डेब्ट, दे कैन मैनेज द फर्म एंड देयर एक्शन बाइंड ऑन ईच अदर। ये दोनों के दोनों जो पार्टनर हैं फर्म को मैनेज कर रहे हैं, और एक पार्टनर का डिसीजन दूसरे पार्टनर को बाइंड कर रहा है उस डिसीजन को फॉलो करने के लिए। द फर्म इज अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर। अगर इन दोनों पार्टनर में से किसी भी एक की डेथ हो जाती है, कोई रिटायर हो जाता है, या कोई ये चाहता है कि मैं फर्म से विड्रॉ कर लूं, तो यहां पर फर्म इफेक्ट होती है। रजिस्ट्रेशन जो होता है जनरल पार्टनरशिप का कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं होता। लिमिटेड पार्टनरशिप, अगर आप देखें जनरल पार्टनरशिप में दोनों के दोनों पार्टनर्स की जो लायबिलिटी थी अनलिमिटेड थी, लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर ये हमारे 3 पार्टनर हैं, इसमें से इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी और बाकी दोनों की लिमिटेड लायबिलिटी। इन लिमिटेड पार्टनरशिप एटलीस्ट वन पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। एटलीस्ट एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, वाइल द अदर हैव लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब अगर बिजनेस को लॉस होगा तो ये जिनकी लिमिटेड लायबिलिटी है सिर्फ उतना ही पैसे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं लॉस पूरा करने के लिए जितना फर्म में इन्वेस्टेड है, लेकिन जिसकी अनलिमिटेड है वो बिजनेस के लॉस को पूरा करने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स का यूज करेगा। द लिमिटेड पार्टनर्स कैन नॉट मैनेज द फर्म।
यहाँ पर लिमिटेड पार्टनर्स का चूंकि पैसा बहुत लिमिट में लगा हुआ है तो फर्म को बिल्कुल भी वो मैनेज नहीं कर सकते, एंड देयर एक्शन डू नॉट बाइंड द फर्म, और इनका एक डिसीजन सभी पार्टनर्स को भी बाइंड नहीं करेगा। द पार्टनरशिप डज नॉट एंड विद द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ द लिमिटेड पार्टनर। अगर आप देखिएगा लिमिटेड पार्टनरशिप में दो ग्रुप बन चुके हैं, एक जिस पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड पैसा लगा है, और एक जिसकी अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड पार्टनर की अगर डेथ होती है या वो रिटायर होता है तो फर्म पे बिल्कुल भी फर्क नहीं रहेगा। हालांकि अगर अनलिमिटेड की डेथ होती है या अनलिमिटेड पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म पर फर्क आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो होता है कंपलसरी होता है आपके लिमिटेड पार्टनरशिप की। नाउ द टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। अ पार्टनरशिप इज व्हेन पीपल कम टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। पार्टनरशिप के अंदर लोग बाग इकट्ठे होते हैं टारगेट को पूरा करने के लिए। टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर एग्रीमेंट। इसलिए जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर आपस में इकट्ठे हो रहे हैं किसी बिजनेस को करने के लिए तो फ्यूचर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि जब तक बिजनेस छोटा होता है लॉसेस कम होते हैं, हर एक चीज बहुत अच्छी चलती है। लेकिन जब बिजनेसेस बड़े हो जाते हैं, लॉसेस बड़े हो जाते हैं, तो पार्टनर्स के बीच में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स होने लग जाते हैं। तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। दिस एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और रिटन। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे ऑरल भी होते हैं और रिटन भी होते हैं। इवन दो अ रिटन एग्रीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। हालांकि पार्टनरशिप फॉर्म में रिटन एग्रीमेंट बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। पार्टनर्स की विश है, वो करना चाहें कर सकते हैं। इट इज बेटर टू हैव वन बिकॉज इट सर्व एज ए प्रूफ ऑफ एग्री टर्म। हालांकि रिटर्न एग्रीमेंट इसलिए बोला जाता है करने के लिए ताकि पार्टनर्स के पास एक रिटर्न कंटेंट्स होते हैं कि किन किन बातों पर वो एग्री हैं अपनी फर्म को लेकर। द रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब ये जो आपके सामने पार्टनरशिप डीड एग्जाम्पल है ये रिटर्न एग्रीमेंट का एग्जाम्पल होता है। मतलब एग्रीमेंट दो हुए, ऑरल और रिटर्न, जिसमें से जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जबकि एग्रीमेंट कराना कंपलसरी नहीं होता। हाँ, फ्यूचर के डिस्प्यूट्स ना हो इसलिए सेफर साइड इसको किया जाता है। पार्टनरशिप डीड के अंदर हम लोग किन किन बातों को इन्वॉल्व करते हैं? फर्स्ट, फर्म का नाम क्या होगा, बिजनेस की लोकेशन क्या होगी, हम बिजनेस कितने टाइम के लिए करेंगे, अनलिमिटेड टाइम के लिए करेंगे या 5 साल 10 साल के लिए करेंगे, इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स के बीच में कितना प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, हर पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस को लेकर, सैलरी एंड विड्रॉल, पार्टनर्स को प्रॉफिट में से कितनी सैलरी दी जाएगी और एक पार्टनर मैक्सिमम आउट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ सैलरी जाकर कितना पैसा एक्स्ट्रा निकाल सकता है, और जितना वो पैसा एक्स्ट्रा निकालेगा क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, टर्म्स ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, अगर किसी पार्टनर को एडमिट किया जाएगा या किसी को रिटायर किया जाएगा या किसी को एक्सपेल किया जाएगा तो उसकी क्या हमारी टर्म्स कंडीशंस होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर जो भी पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आता है, कोई पार्टनर एक्स्ट्रा विड्रॉल करता है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा। प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स, अगर फर्म हमारी फ्यूचर में 5-10 साल बाद बंद करी जाएगी तो उसका क्या प्रोसेस रखेंगे। प्रिपरेशन एंड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट, अब हमारे अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे और उनका ऑडिट कैसे किया जाएगा। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, देखिएगा पार्टनर्स आपस में ये भी डिसाइड करते हैं कि अगर फ्यूचर में किसी भी बात को लेकर उनमें डिस्प्यूट होते हैं तो वो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एनी डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व थ्रू मीडिएशन, जो भी डिस्प्यूट होगा वो किसी न किसी मीडिएटर के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। इफ मीडिएटर फेल, अगर मीडिएटर फेल हो जाता है देन द इशू विल बी टेकन टू द कोर्ट, तो फिर उसके बाद ये मैटर कोर्ट में लेकर जाए। नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, देखिएगा पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना ये होता है पार्टनरशिप डीड, जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन फर्म हमारी रजिस्टर्ड हो, लॉ की निगाहों में उसका एक एग्जिस्टेंस हो, इसको हम लोग फर्म रजिस्ट्रेशन कहते हैं। रजिस्ट्रेशन मीन्स एंटरिंग द फर्म नेम एंड डिटेल इन द रजिस्टर ऑफ फर्म, कीपिंग विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। यहां पर रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि हमारी फर्म का जो नाम है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के रिकॉर्ड में आ गया है। इट्स अ प्रूफ दैट पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट, और अपने आप में ये प्रूफ होता है कि हमारी अब फर्म एग्जिस्ट करती है। इज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी? नो, इट्स ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। हाउएवर नॉट रजिस्ट्रेशन कैन लीड टू सेवरल डिसएडवांटेज, हालांकि अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके आपको बहुत सारे डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। फर्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अ पार्टनर कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। If Ravi, a partner, has a dispute with the firm, he cannot file a case. रवि एक पार्टनर है, उसका फर्म में डिस्प्यूट हो गया तो वो अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर कभी भी फर्म के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता है। द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट थर्ड पार्टी। इफ द फर्म इज ऑन मनी बाय सप्लायर, इट कैन नॉट
फाइल अ केस अगेंस्ट सप्लायर। अब होता क्या है कि यहाँ पर फर्म ने सप्लायर के साथ कोई डिस्प्यूट हुए हैं तो फर्म हमारी सप्लायर के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकती है, क्योंकि फर्म तो रजिस्टर्ड है ही नहीं। जब कोर्ट में केस जाएगा, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा तो फर्म तो रजिस्टर्ड नहीं है, उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो केस फाइल होगा ही नहीं। The firm cannot file a case against the partner. If a partner misuses the firm cannot take the legal action. यहां पर अनरजिस्टर्ड फर्म जो है किसी पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। पार्टनर कितना भी फंड का मिसयूज करे, चीट करे, बट फर्म अपने आप में हेल्पलेस है केस फाइल करने के लिए। अब अगर आप देखें, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके जो लीगल राइट्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। इस वजह से फर्म को रजिस्टर्ड कराया जाता है ताकि फर्म अपने लीगल राइट्स को एंटरटेन कर सके। टू अवॉइड द अबव इश्यूज इट इज एडवाइजेबल टू रजिस्टर द फर्म। अब सारे के सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए ये तो बताया जाता है कि भाई अपनी फर्म आप रजिस्टर्ड कर ले। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, partners can register the firm with the registrar of firm of the state where the firm is located. आपकी फर्म जहां लोकेटेड है उसी स्टेट के रजिस्ट्रार में आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और एनी टाइम। रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करा सकते हैं, जब फर्म स्टार्ट हो रही है या फर्म चल रही है, 2 साल बाद, 5 साल बाद, कभी भी आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? सबमिट एप्लीकेशन, फिल आउट द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड सबमिट इट टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। यहाँ पर आपके पास एक एप्लीकेशन होगी जो एक बिल्कुल प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी। उसमें फर्म का नाम, लोकेशन, अदर प्लेसेस फर्म कहाँ कहाँ बिजनेस करेगी, डेट, पार्टनर्स ने कब ज्वाइन करा है, नेम और एड्रेस पार्टनर्स का, और पार्टनरशिप की ड्यूरेशन के, इन सब चीजों के साथ आप फर्म का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। डिपॉजिट फी, पे द रिक्वायर्ड फी टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। जैसे हम लोग अगर कभी अपनी बाइक रजिस्टर्ड कराते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं। ऐसे ही जब हम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं। अप्रूवल एंड सर्टिफिकेट, द रजिस्ट्रार रिव्यू द एप्लीकेशन एंड इफ अप्रूव मेक्स एन एंट्री इन द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अब होता क्या है कि यहाँ पर रजिस्ट्रार सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है और उसके बाद अप्रूवल दे देता है। अप्रूवल देने के टाइम पर रजिस्ट्रार अपने रिकॉर्ड में भी फर्म की एंट्री करता है एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आप देखिएगा कुछ इस टाइप से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है जो ये बताता है कि अब आपकी फर्म लीगली रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसका बर्थ हो चुका है। आफ्टर सबमिटिंग एंड अप्रूवल, शर्मा एंड गुप्ता ट्रेडर रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइजिंग एज इट इज रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। नाउ द टॉपिक इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिएगा, नाम से पता लग रहा है एक ऐसी सोसाइटी जो मेंबर्स के साथ कोऑपरेट करती है। इमेजिन 10 फार्मर्स हु आर अनहैप्पी विद द लो प्राइस मिडलमैन ऑफर फॉर देयर क्रॉप। हमारे पास 10 फार्मर्स हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि जो मिडिल मैन आते हैं उनके बहुत सस्ते रेट पर उनसे सारी की सारी फसल लेना चाहते हैं। दे डिसाइड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब सबके सामने मिलकर सोचे कि हम अपनी एक सोसाइटी बनाते हैं। ईच फार्मर बाय शेयर्स टू रेज मनी फॉर द सोसाइटी। हर एक फार्मर जो है उस सोसाइटी के शेयर्स को बाय करेगा ताकि सोसाइटी के पास फंड आए। दे रजिस्टर द सोसाइटी लीगली एंड नाउ इंस्टेड ऑफ सेलिंग टू मिडिल मैन दे सेल देयर प्रोडक्ट ऑल टुगेदर एट बेटर प्राइस ensuring everyone benefit। अब यहां पर उन्होंने सोसाइटी को रजिस्टर्ड कराया। अब डील एक एक फार्मर के साथ मिडिल मैन नहीं कर रहा है, पूरी सोसाइटी के साथ कर रहा है और सोसाइटी अपने मेंबर्स को बेटर प्राइस ऑफर करा रही है। मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव, वर्किंग टुगेदर विद अदर्स फॉर कॉमन पर्पस, कि जब हम आपस में काम करते हैं, कॉमन पर्पस मतलब पूरे के पूरे सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वो ग्रुप होता है लोगों का जो आपस में एक दूसरे की मदद के लिए इकट्ठे होते हैं। दे एम टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए होते हैं। फ्रॉम मिडिल मैन हु वांट टू मेक मोर प्रॉफिट, और कहीं ना कहीं इनका मेन मोटिव होता है मिडिल मैन से जो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन है उसको खत्म किया जाए और अपने प्रॉफिट्स को राइज किया जाए। लीगल रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। देखिएगा, पार्टनरशिप फर्म का तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता, आप चाहें तो कराएं चाहें तो ना करें, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। नीड एटलीस्ट 10 एडल्ट मेंबर, पार्टनरशिप में 2 होते थे मिनिमम और यहां पर मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए। कैपिटल रेज बाय मेंबर्स टुगेदर बाय बाइंग शेयर्स। अब यहां पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सोसाइटी के शेयर्स को बाय करते हैं और इस तरीके से सोसाइटी की कैपिटल तैयार होती है। नाउ द टॉपिक इज फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। वॉलेंट्री मेंबरशिप, देखिएगा अगर आप किसी भी सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हैं, वॉलेंट्री है, आप अपनी मर्जी से उसके मेंबर बन सकते हैं। एनीवन कैन ज्वाइन और लीव अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है और सोसाइटी को
छोड़ भी सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट और जेंडर। सोसाइटी में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, ना ही तो रिलीजन को लेके, कास्ट और जेंडर को लेके। रमेश कैन ज्वाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी टू सेल हिज क्रॉप एंड लीव इट नेक्स्ट ईयर। रमेश एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करता है अपनी क्रॉप को सेल करने के लिए, और नेक्स्ट ईयर में वो उस सोसाइटी को छोड़ भी सकता है। लीगल स्टेटस मस्ट बी लीगली रजिस्टर्ड। जो सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। द सोसाइटी हैज इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी। इसके बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद सोसाइटी की अपनी आइडेंटिटी हो जाती है। सोसाइटी मेंबर के नाम से नहीं, अपने नाम से पहचानी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रॉपर्टी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड प्रॉपर्टी। यहां पर सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और अपने नाम से प्रॉपर्टीज को बाय कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन ओन अ वेयर हाउस इन इट्स नेम। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम से कोई गोडाउन भी बाय कर सकती है। लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अमाउंट दे इन्वेस्टेड। यहां पर जितना पैसा मेंबर ने इन्वेस्ट कर रखा है सिर्फ वो उतने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। मतलब सोसाइटी के केस में अनलिमिटेड लायबिलिटीज नहीं होती। मेंबर्स कैन लॉस ओनली द अमाउंट दे पुट इन। अब सपोज करिए एक मेंबर ने सोसाइटी की मेंबरशिप फी 500 रुपए दे रखी है, और अगर सोसाइटी को कोई भी लॉस होता है तो वो सिर्फ 500 रुपए जो उसने मेंबरशिप फीस दे रखी है उसको उतना ही नुकसान होगा। इससे ज्यादा वो नुकसान नहीं बियर करेगा, क्योंकि सोसाइटी के मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। कंट्रोल मैनेज बाय एन इलेक्टेड कमेटी। अगर आप देखिएगा इस पिक्चर के अंदर, यहां पर जितने भी मेंबर्स हैं इन्होंने इस मिस्टर एक्स को इलेक्ट करा है, और मिस्टर एक्स जो है अब पूरी की पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करेंगे। मेंबर्स वोट टू चूज द मैनेजिंग कमेटी। यहां पर जितने भी मेंबर्स हैं वो वोट देते हैं किसी को भी इलेक्ट करने के लिए। डेमोक्रेटिक नेचर एंश्योर एवरीवन हैज अ से। देखिएगा हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी का रूल क्या है, 1 पर्सन 1 वोट। चाहे वो कितना ही रिच आदमी हो, चाहे वो कितना ही पुअर आदमी हो, सेम ये फॉलो अप है हमारी सोसाइटीज का। तो डेमोक्रेसी के लिहाज से हमारी सोसाइटीज का एग्जाम्पल बेस्ट है। यहां पर सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके पास राइट होता है वोट डालने का। मेंबर्स वोट टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट हु विल लीड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहां पर मेंबर्स अपना प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, ये सब पोस्ट के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं, और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं सोसाइटी को रन करते हैं। सर्विस मोटिव फोकस ऑन म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प करना। एनी प्रॉफिट इज शेयर्ड अमंग द मेंबर्स। अगर आप इस पिक्चर में देखिएगा सोसाइटी को प्रॉफिट हुआ है और वो सारे के सारे मेंबर्स में शेयर किया जा रहा है। इफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी मेड एक्स्ट्रा मनी इट इज शेयर्ड विद ऑल द मेंबर्स। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी ऐसी एक्टिविटी करती है जिससे उसको प्रॉफिट होता है तो वो सारा का सारा प्रॉफिट मेंबर्स में शेयर किया जाता है। नाउ द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इक्विटी इन वोटिंग राइट्स। अभी मैंने क्या बताया कि यहां पर हर एक मेंबर के पास एक वोट डालने का राइट है, चाहे वो अमीर है या गरीब है। ईच मेंबर हैज 1 वोट रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच मनी दे इन्वेस्टेड। हर एक मेंबर के पास एक ही वोट डालने का राइट होता है। एवरीवन हैज द सेम वोटिंग राइट। फॉर एग्जांपल, रमेश इन्वेस्ट 100 और 1000, ही गेट 1 वोट। रमेश ने सोसाइटी में 100 रुपीज इन्वेस्ट करें या 1000, बट वोट तो वो एक ही डाल पाए। लिमिटेड लायबिलिटी, ये अभी मैंने आपको बताया था, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब जितना पैसा हमने फर्म में लगाया है, सोसाइटी में लगाया है, अगर सोसाइटी को लॉस होता है तो सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट तक ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉस को बियर। स्टेबल एग्जिस्टेंस, देखिएगा हम सब ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल जरूर देखा। उसके अंदर एक गोकुलधाम सोसाइटी होती है। उस सोसाइटी में हमने देखा बहुत से लोग उस सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, और बहुत से लोग फ्लैट बेचकर भी चले जाते हैं। लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा एग्जिस्ट करती है। मतलब मेंबर्स जो हैं सोसाइटी के चले भी जाते हैं और ज्वाइन भी करते हैं, बट सोसाइटी जो होती है एग्जिस्ट करती है। द सोसाइटी कंटिन्यू इफ अ मेंबर्स डाइज, गोज बैंकरप्ट। चाहे किसी मेंबर की डेथ हो जाए या बैंकरप्ट हो जाए, सोसाइटी तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन मेंबरशिप। मेंबरशिप में चेंजेस से सोसाइटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इफ अ मेंबर पासेज अवे, द कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टिल ऑपरेट्स नॉर्मली। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, मेंबर्स वर्क वॉलेंटरली रिड्यूस एक्सपेंसेस। जितने भी मेंबर्स होते हैं ये आपस में इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, एक्सपेंसेस को कम करते हैं। नो मिडिलमैन, डायरेक्ट डीलिंग अमंग द मेंबर्स, लोअर कॉस्ट। कहीं ना कहीं मेंबर्स कॉस्टिंग को कम करते हैं। लाइक फार्मर्स सेलिंग डायरेक्टली टू द कस्टमर। फार्मर्स ने इकट्ठे मिलकर एक सोसाइटी बनाई, कस्टमर्स को सामान बेचा और मिडिलमैन को हटा दिया। इससे प्रॉफिट जो है कहीं ना कहीं फार्मर्स के इंक्रीज हो गए। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, रिसीव लो टैक्सेस, सब्सिडीज एंड लो इंटरेस्ट लोन। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो होती है सोसाइटी को प्रमोट करती है लो टैक्सेस से, सब्सिडीज से,
एनकरेज करती है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को, हेल्प करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव सोसाइटी में गेट अ लोन एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसे अपने आप को डेवलप करने के लिए लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन मिल जाता है। ईज ऑफ फॉर्मेशन कैन स्टार्ट विद जस्ट 10 मेंबर्स। सोसाइटी बनाने के लिए सिर्फ 10 मेंबर चाहिए और आप सोसाइटी बना सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इज इजी। रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस बहुत इजी है, बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। 10 फ्रेंड्स आपस में मिले और उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। देखिएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में अब तक हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस भी होती हैं। फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। द सोसाइटीज फंड कम फ्रॉम द मेंबर्स हु यूजुअली हैव लिमिटेड मनी। देखिएगा, सोसाइटी में सिर्फ 10 मेंबर्स हैं, अब 10 मेंबर्स आपस में कितना फंड इकट्ठा करके देंगे? बहुत लिमिटेड फंड इकट्ठा करके देंगे, तो सोसाइटी के पास कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी रहती है। लो रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मेक इट हार्ड टू अट्रैक्ट मोर मेंबर। सोसाइटी जो प्रॉफिट भी देती है वो कोई बहुत अच्छे रेट नहीं होते, तो कहीं ना कहीं लो रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है लोगों को अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करता सोसाइटी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। A cooperative society might struggle to expand because members can only invest small amount. यहाँ पर मेंबर बहुत एक छोटी सी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पर इस प्रॉब्लम से सोसाइटी अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाती। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, डिफिकल्ट टू हायर एक्सपर्ट्स मैनेजर ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे हायर सैलरी। देखिएगा, सोसाइटी के पास तो फंड ही नहीं होता या फंड बहुत कम होता है, इस वजह से वो बहुत एक्सपर्ट्स को कभी भी हायर नहीं कर पाती। मेंबर्स मैनेजिंग वॉलेंटरी माइट लैक प्रोफेशनल स्किल्स। मेंबर्स आपस में ही सोसाइटी को मैनेज करते हैं, बट उनमें तो प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होती। बहुत से मेंबर्स ऐसे होते हैं जो एमबीए नहीं है लेकिन वो सोसाइटी मैनेज कर रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में बहुत कम मेंबर्स होते हैं जो बिना नॉलेज के, बिना एमबीए हुए सोसाइटी को मैनेज कर सके। द कोऑपरेटिव परफॉर्मेंस में सफर इफ इट्स मैनेज बाय इनएक्सपीरियंस मेंबर्स। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा सफर करती है क्योंकि मेंबर जो होते हैं इनएक्सपीरियंस होते हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी, ओपन मीटिंग्स एंड रिक्वायर्ड डिस्क्लोज मेक्स इट हार्ड टू कीप बिजनेस ऑपरेशन सीक्रेट। हम लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा, तो उसके अंदर आप देखिएगा गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर क्लब हाउस है और जितने भी फेस्टिवल्स हैं या कोई भी इशू है उन सब की मीटिंग सभी मेंबर्स के साथ होती है। तो जब आपके सारे के सारे मैटर सभी मेंबर्स में डिस्क्लोज हो रहे हैं तो सीक्रेट तो कुछ भी नहीं रहा। ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में बी इजिली एक्सेसिबल। कॉम्पिटिटर्स माइट लर्न अबाउट द कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजीज थ्रू ओपन मीटिंग डिस्कशंस। यहाँ पर ओपन मीटिंग डिस्कशंस होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उन्हें एक सोसाइटी की सारी स्ट्रेटेजीज इजीली पता लग जाती है। गवर्नमेंट कंट्रोल, मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन टू गेट गवर्नमेंट बेनिफिट। अगर कोई सोसाइटी गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट्स अवेल करना चाहती है तो उसे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल कैन हिंडर ऑपरेशंस, लेकिन गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो होता है परफॉर्मेंस को हमेशा ही हैम्पर करता है। फ्रीक्वेंट ऑडिट एंड रिपोर्ट सबमिशंस में स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर रेगुलर ऑडिट हो रहे हैं, रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को रेगुलर सबमिट करी जा रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी डे बाय डे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। डिफरेंसेस इन ओपिनियन, देखिएगा सोसाइटी में क्या होता है, एक हमने ट्रेजरर अपॉइंट करा, एक हमने मैनेजर अपॉइंट करा। अब मैनेजर पूरी की पूरी सोसाइटी का कॉन्ट्रैक्ट अपने किसी रिलेटिव को देना चाहता है, तो यहां पर क्या हुआ, सोसाइटी के इंटरेस्ट से ज्यादा मेंबर्स अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज देते हैं और इस वजह से आपस में डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। मेंबर्स माइट प्रायोरिटाइज पर्सनल गेन ओवर कलेक्टिव वेलफेयर। जितने भी मेंबर्स हैं वो पर्सनल गेन की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि कलेक्टिव वेलफेयर। डिसएग्रीमेंट अमंग मेंबर्स में लीड टू डिले इन इंपॉर्टेंट डिसीजन। अब इससे क्या होता है, जब मेंबर्स आपस में डिसएग्री करते हैं किसी भी सिचुएशन, किसी भी डिसीजन में, तो डिसीजन हमेशा डिले होते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने पार्टनरशिप को बहुत डिटेल में कवर करा और इसके अलावा हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी पूरा करा। थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को खत्म करेंगे और उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। होपफुली आज आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट होता है, प्लीज आप उसे कमेंट में बताइएगा। आपके वो डाउट्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा और अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।